बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 20 और पहला टॉपिक जो आज हमने इसका करना है वो है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में बेटे सबसे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम इनके टाइप्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम किससे मेड अप हुआ है। ठीक है, कितनी चीज़ें इसके स्ट्रक्चर में आती हैं। सबसे पहली बेटे इसमें आएगा क्रोमेटिड, फिर उसके बाद क्या है बेटे सेंट्रोमेयर, बेटे उसके बाद सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट। ठीक है, ये चीज़ें अब ध्यान से बेटे आप लोग ये चीज़ समझें कि सबसे पहले ये जो है ये दो क्रोमेटिड्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये दोनों किसके ज़रिए से जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमेयर के ज़रिए से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों का हमें पता चल गया कि क्रोमेटिड डीएनए की कंडेंस फॉर्म जिसको हम क्या बोल रहे हैं क्रोमेटिड बोल रहे हैं, और दो क्रोमेटिड दो सिस्टर क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमेयर के साथ जब जुड़ेंगे तो फिर बेटे ये क्या बना लेंगे, ये क्रोमोसोम बना लेंगे। समझ आ गई है बेटे, तो ये क्या है सिस्टर क्रोमेटिड हैं और सेंट्रोमेयर के ज़रिए से जुड़े हुए हैं। अब क्या चीज़ बेटे आपकी रह गई है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ध्यान से देखें बेटे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन डार्कली स्टेन्ड एरिया ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिड, इसको हम क्या बोल देते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोल देते हैं, और ये यहाँ से थिक होता है, मोटा होता है। और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट बेटे क्या है, जो लाइटली स्टेन्ड एरिया ऑफ द क्रोमोसोम और ये पतला होगा थिन होगा, इसको हम क्या बोल देंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डार्कली स्टेन्ड एरिया इस फिनोमिना को सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इस फिनोमिना को लाइटली स्टेन्ड इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये चीज़ें बेटे क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है बेटे कि क्रोमोसोम अपीयरेंस में भी डिफरेंट होते हैं, क्रोमोसोम साइज के अंदर भी वेरी करते हैं, स्टेनिंग प्रोपोर्शंस के अंदर भी, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी क्या करते हैं वेरी करते हैं, और ये जो सेंट्रोमेयर है इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी क्या करेंगे वेरी करेंगे, और इनकी लेंथ जो इन दोनों ये आर्म्स है ना इनकी, ये भी आर्म है ये भी आर्म है, ये अपने आर्म्स की लेंथ के अंदर भी क्या करते हैं वेरी करते हैं, किसके अराउंड सेंट्रोमेयर के अराउंड। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इन आर्म्स के ऊपर जो कॉन्स्ट्रिक्शन का एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं वेरी करते हैं। तो वेरी किन किन चीज़ों में करते हैं हम काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस, फिर साइज, फिर स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़, फिर लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर और रिलेटिव लेंथ ऑफ टू आर्म्स सेंट्रोमेयर के अकॉर्डिंग, और कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन्स की पोजीशन। ये 6 चीज़ें हैं जिनमें क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम ये चीज़ें वेरी करते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप की अगर हम बात करते हैं तो हम एरे ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। एरे होता है तरतीब, ठीक है, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट क्रोमोसोम के ऊपर अरेंजमेंट की हम बात करते हैं। कैरियोटाइप इसमें डिफरेंसेस हैं, स्पीशी टू स्पीशी भी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करती है कैरियोटाइपिंग। ठीक है बेटे, अगर हम बात करते हैं कैरियोटाइप की तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, जिनमें हम बात करते हैं कुछ हमारे पास टीलोसेंट्रिक हैं। ध्यान से बेटे इसके स्ट्रक्चर को आपने देखना है। टीलोसेंट्रिक ये सेंट्रोमेयर के एक ही साइड पे आर्म का प्रेजेंट होना, इसको क्या बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक के थोड़ा सा आर्म ऊपर है और बाकी आर्म नीचे है, वहाँ पे सेंट्रोमेयर की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, और सब मेटासेंट्रिक मतलब कि ये सेंटर में तो नहीं है लेकिन कुछ आर्म ऊपर है, एक आर्म छोटी सी आर्म ऊपर है, एक आर्म नीचे है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनइक्वल आर्म्स की लेंथ का होना सेंट्रोमेयर की दोनों साइडों पे, उसको हम क्या बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, जैसे कि ये और ये।
और मेटासेंट्रिक बेटे कि दोनों साइड पे इक्वल लेंथ का होना, क्रोमोसोम क्रोमेटिड की इक्वल लेंथ का होना सेंट्रोमेयर की दोनों साइडों पे, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। बेटे ये जो मैंने ये वाला थ्रेड ऊपर लगाया हुआ ना, ये मैंने जो लाइन ऊपर छोटी सी लगाई हुई है, इसका क्या मतलब है कि ये लाइन स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट को शो कर रहा है कि जब ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होता है, यहाँ पे सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होगा, यहाँ पे भी सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होगा, और ये जब सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स के साथ सेल डिवीजन के दौरान अटैच होगा तो इसकी इस तरह की पोजीशन आएगी और इसकी मेटासेंट्रिक की इस तरह से आएगी। ठीक है बेटे? अच्छा जी, अब ज़्यादातर इनमें जो यूजुअल शेप हैं वो आई शेप है, जे शेप है और वी शेप। ठीक है, ज़्यादा कॉमन जो शेप है कैरियोटाइप्स की आई, जे और वी शेप है। उसके बाद बेटे हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं बेटे, तो क्रोमोसोम किससे मिलके बनता है? डीएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट मैं आपको जब इनके बताऊंगी ना प्रॉपर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा डिटेल से हम कंपोजिशन की बात करेंगे, तो फिर आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। अभी आप ये देखें कि क्रोमोसोम किस तरह से मिलके बने हैं। जैसे हमने क्लास में भी ये डिस्कस किया हुआ है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। प्रोटीन कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन, ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो डीएनए थ्रेड्स है ना, ठीक है, और वो किसके साथ जुड़ते हैं? प्रोटीन के साथ। तो 40% डीएनए होगा, 60% इसके अंदर प्रोटीन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए भी इसके अंदर में भी प्रेजेंट हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा? डीएनए एंड प्रोटीन। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं बेटे, तो डबल स्ट्रैंडेड फाइबर अनब्रोकन होगा, और उसकी लेंथ अगर हम देखते हैं डीएनए के सिर्फ एक क्रोमोसोम की हम देखते हैं तो 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स इन वन क्रोमोसोम। कितने मिलियंस हैं? 140 मिलियन, ठीक है, 1.4 इंटू 10⁸ ठीक है, इतने मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक क्रोमोसोम के अंदर। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है? 140 न्यूक्लियोटाइड्स, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, और 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोड बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम जीन कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं, जो एक प्रोटीन बनाएगा आगे जाके। ठीक है, अगर हम देखें कि इतने लंबे डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन कितनी होती है, तो अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन का अंदाज़ा लगा लें तो 280 प्रिंटेड बुक्स बन जाए। एक क्रोमोसोम के ऊपर कितनी इंफॉर्मेशन है? 280 प्रिंटेड बुक्स बन जाएं, और हर बुक के पेज कितने हो? 1000 पेजेस हों। और अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक वर्ड हो, एक न्यूक्लियोटाइड एक वर्ड हो, तो 500 वर्ड एक पेज पे आए, और कितने पेजेस हों? 1000 पेजेस हों, उनकी एक बुक बने, तो 280 प्रिंटेड बुक्स की जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किसके अंदर? एक क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है बेटे? अच्छा, अगर एक डीएनए के स्ट्रैंड को, सिंगल क्रोमोसोम को हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर नीचे फैला दें तो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग बनेगा? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बनेगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम अपना 1 इंच अपने हाथ की एक पोर लें, इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, इन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर एक बिल्कुल छोटा सा हम सेल लें, उसके अंदर बाकी सारी ऑर्गेनेलिस के साथ भी एक न्यूक्लियस, और उस एक न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। और इन 46 क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम लिया, उसके अंदर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, इतने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स, और वो भी एक्यूरेटली अपना काम कर रहे हैं। ठीक है बेटे, देखो अल्लाह ताला के काम कि सारी इतनी से छोटे से सेल में इतनी इंफॉर्मेशन, और वो भी एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। और अब हम पहले पढ़ चुके हैं, एक न्यूक्लियोटाइड 140 मिलियन में से एक न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन आ सकती है तो डेथ कॉज हो सकती है। ठीक है बेटे, चलें।
ये बात हो गई बेटे। उसके बाद हम बात करते हैं 46 क्रोमोसोम। मैंने आपको बता दिया, डीएनए कॉइल करता है एक दूसरे के साथ और फिट कर जाता है किसके अंदर, स्मॉल स्पेस के अंदर। समझ आ गई है। अब यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हमने देखा तो हमने क्या देखा बेटे, उसकी रिजेम्बलेंस इस तरह से है जैसे बीड्स नहीं होते, मोती की एक लड़ी नहीं होती, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, उसके साथ उसकी क्या हो रही थी, रिजेम्बलेंस हो रही थी। उसके बाद बेटे अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम की, तो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बेटे 200 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, 200 न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या, डुप्लेक्स ऑफ डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो क्वाइल करता है किसके साथ, 8 हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ये क्या करेगा, क्वाइल करेगा और ये क्या बना लेगा, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बना लेगा। बेटे यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हिस्टोन डीएनए के किस पार्ट के साथ जाके टाइटली बाउंड करेगा और इसकी रीज़न क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसके ऊपर आर्जिनिन और लाइसिन बहुत ज़्यादा होते हैं। हिस्टोन में आर्जिनिन और लाइसिन, प्रोटीन है ना हिस्टोन, किससे मिलके बनी होगी, अमीनो एसिड से मिलके बनी होगी। अमीनो एसिड कौन कौन से इसमें ज़्यादा होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज जाके किसके साथ अटैच होगा, नेगेटिव चार्ज के साथ, जो कि फॉस्फेट ग्रुप है, डीएनए का जो फॉस्फेट ग्रुप है, न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ जाके क्या होगा, वो अटैच हो जाएगा। डीएनए किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। न्यूक्लियोटाइड बेटे किससे मिलके बने हैं, हमें ऑलरेडी पता है। जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलके बने हैं। ठीक है, तो डीएनए के किस पोर्शन के साथ जाके हिस्टोन, न्यूक्लियोटाइड के किस पोर्शन के साथ हिस्टोन जाके जुड़ते हैं, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। क्यों, क्योंकि फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इनकी क्या बन जाती है, एक तो क्वाइलिंग इसी के ज़रिए से बन जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलके बन जाएगी। और क्वाइलिंग के बाद भी बेटे इनकी क्या होती है, सुपर क्वाइलिंग होती है। जो हिस्टोन के कोर हैं वो मैग्नेटिक फॉर्म के साथ प्रोमोट करते हैं डीएनए की क्वाइलिंग को। और उसके बाद क्वाइलिंग के बाद न्यूक्लियोसोम जो होता है वो एक दूसरे के साथ रैप कर जाता है, किसके अंदर, हायर ऑर्डर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कॉइल्स बोलते हैं। बेटे ये डायग्राम 20.5 जैसे आपकी बुक में है, इसमें ये सारे क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग सारी आपको बताई है कि क्रोमोसोम कैसे उनकी क्वाइलिंग होती है और हर क्वाइल की फर्दर किस तरह से सुपर क्वाइलिंग होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर और हिस्टोन के साथ उसकी रैपिंग भी दिखाई हुई है कि एक हिस्टोन के साथ एक 2 दफ़ा रैप करेगा डीएनए। ठीक है बेटे, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटे जो क्रोमेटिन होता है वो कितने टाइप का, क्रोमेटिन क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, हेट्रोक्रोमेटिन होगा और यूक्रोमेटिन होगा। हेट्रोक्रोमेटिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाईली कंडेंस होता है, और इसको हाईली कंडेंस होगा तो इसके अंदर जीन का एक्सपोजर क्या होगा, कम होगा। जीन एक्सपोजर कम होगा तो इसका मतलब वो ये इनएक्टिव है। ठीक है, और यूक्रोमेटिन जो सिर्फ कब कंडेंस होता है, जब सेल डिवीजन होती है। जब सेल डिवीजन नहीं होगी तो ये कंडेंस भी नहीं होगा। जब ये कंडेंस नहीं होगा इनके जीन क्या होंगे, एक्सपोज होंगे। जीन एक्सपोज हैं तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये एक्टिव क्रोमेटिन पार्ट, क्रोमेटिन मटेरियल का एक्टिव पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन। ठीक है बेटे, उसके बाद ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने बेटे कौन सा पार्ट पढ़ना है, डीएनए एज हेरिडेटरी मटेरियल। डीएनए एज अ हेरिडेटरी मटेरियल कैसे पता चला कि विरासती मादा डीएनए ही है। सबसे पहले इस चीज़ को फाइंड आउट किया, एविडेंस दिया इसका डीएनए का कि हेरिडेटरी मटेरियल है, किसने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ऑब्जर्वेशंस की, एक्सपेरिमेंट्स किए, किसके ऊपर, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, इसने पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से, एस निमोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये बैक्टीरिया लिए जिनको
न्यूमोकोकस भी बोलते हैं। और इसने किसके ऊपर किया? माइस के ऊपर इसका इफेक्ट देखा कि माइस के ऊपर जो एस नमोनियाई हैं ये किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा? हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? डीएनए है। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हमें क्या ऐसे पता चलेगा। ठीक है बेटे, हम लोग बेटे स्टार्ट करते हैं। किस तरह से उसने क्या किया कि एक माइस लिया, ठीक है, और उसको इन्फेक्ट किया किसके साथ? वायलेंट स्टेन के साथ। तो माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। किसकी वजह से? ब्लड पॉइजनिंग की वजह से उस माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है। अब उसने एक और सिमिलर माइस लिया, उसमें म्यूटेंट स्ट्रेन डाला। किसका? एस नमोनियाई का, जिसके अंदर वायलेंट स्ट्रेन्स क्या थे? कम थे। ठीक है, उसमें पॉलीसेकेराइड कोड जो थे वो नहीं थे, लैक करता था वो स्ट्रेन। अब माइस को क्या हुआ? कोई भी बीमारी ना हुई। अब इसका मतलब उन्होंने अपेरेंटली ये लिया कि कोट क्या है? वो ज़रूरी है फॉर वायरुलेंस, बीमारी कॉज करने के लिए कोट क्या ज़रूरी है? नॉर्मल पैथोजेनिक फॉर्म जो थी उसको उन्होंने क्या कह दिया? एस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, एस फॉर्म कह दिया जो नॉर्मल पैथोजेनिक थे। क्यों बेटे? क्योंकि ये ग्रोथ मीडियम के ऊपर स्मूथ कॉलोनीज बनाते थे। दूसरा जो म्यूटेंट पैथोजेनिक फॉर्म थी उसको आर फॉर्म कह दिया। और वो क्यों आर फॉर्म कहा? क्योंकि वो रफ कॉलोनीज बनाते थे ग्रोथ मीडियम के ऊपर। ठीक है बेटे, अब जो म्यूटेंट फॉर्म है उसके अंदर एंजाइम्स नहीं हैं जो बेटे नीडेड टू मैन्युफैक्चर द पॉलीसेकेराइड कोट। जो पॉलीसेकेराइड कोट बनाने के वाले एंजाइम्स वहाँ पे नहीं हैं। ठीक है, दो डिफरेंस आपको बताए एस फॉर्म और आर फॉर्म के अंदर। एस फॉर्म के अंदर वो पॉलीसेकेराइड कोट है थे जो लगता था कि वो ज़रूरी हैं, लेकिन आर फॉर्म के अंदर वो नहीं है। समझ आ गई है? अच्छा जी, उसके बाद जी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने वायरुलेंट एस स्ट्रेन लिए, क्या डिटरमिन करने के लिए कि कोट ज़रूरी है कि नहीं है। प्रोटीन का कोट, पॉलीसेकेराइड कोट ज़रूरी है या नहीं है। ग्रिफिथ ने क्या किया बेटे? डेड बैक्टीरिया, एस वायरुलेंस के जो डेड बैक्टीरिया थे वो माइस के अंदर इंजेक्ट किए और वो माइस क्या रहा? हेल्दी रहा। ये था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब उन्होंने क्या लिया? कंट्रोल ग्रुप लिया। एज अ कंट्रोल उन्होंने क्या किया बेटे? उन्होंने माइस के अंदर एस बैक्टीरिया, डेड एस बैक्टीरिया और वायरुलेंट स्ट्रेन और उसके बाद लाइव कोटलेस आर बैक्टीरिया, ये दोनों क्या किए? इंजेक्ट कर दिए। और इससे जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो ये था कि माइस को कोई भी नुकसान ना हो, लेकिन रिज़ल्ट क्या आया कि माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। माइस डाइड। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि रिज़ल्ट क्या निकला? जहाँ पे यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं था होना चाहिए थे, वहाँ पे माइस के अंदर डिजीज़ भी डेवलप हुई, सिम्टम्स भी शो हुए और माइस की डेथ भी हो गई। अब रीज़न क्या बनी? उन्होंने जब उसका ब्लड देखा, उसके अंदर ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें थीं? हाई लेवल था लाइव प्लस वायरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया का। ठीक है, क्या देखा बेटे उन्होंने? उसके अंदर वायरुलेंट और एस टाइप स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का मिक्सचर था और उसके अंदर सरफेस प्रोटीन्स भी थे। ठीक है, सरफेस प्रोटीन के साथ साथ जो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? आर स्ट्रेन की ना। अब आर स्ट्रेन की कैरेक्टरिस्टिक थी कि कोट उसके अंदर होगा, लेकिन वो इसमें भी देखा गया। अब उन्होंने क्या किया कि किसी भी तरीके से हो सकता है इन्फॉर्मेशन जो है वो पॉलीसेकेराइड कोट की वो पास हो गई है डेड से वायरुलेंट तक। ठीक है, और
क्यों? क्योंकि कोटलेस आर बैक्टीरिया क्या थे, इस मिक्सचर में थे। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की और आर बैक्टीरिया से एस वायरलेंट बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया तक वो इंफॉर्मेशन क्या की, पास कर दी। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कैसे पास हुई? मेन चीज क्या है कि इंफॉर्मेशन पास कैसे हुई? ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से। ट्रांसफॉर्मेशन का 1944 के अंदर वो एजेंट डिस्कवर हो गया जिसने आर से कोट की इंफॉर्मेशन लेके एस टाइप के अंदर एस से कोट की पॉलीसेकेराइड कोट की इंफॉर्मेशन लेके आर बैक्टीरिया, नेकेड बैक्टीरिया तक उन्होंने पहुंचा दी। समझ आ गई है बेटे? अब वो इंफॉर्मेशन आपको पता है कि किसने किसके जरिए से ट्रांसमिट हुई। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटे? जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंच देना और उसके जेनेटिक मटेरियल को, रेसिपिएंट के जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर देना। ये क्या है बेटे? ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है ना। ट्रांसफॉर्म हो गई इंफॉर्मेशन किससे? एक से दूसरे तक। समझ आ गई है बेटे? और ये किसके जरिए से होती है? जेनेटिक मटेरियल के जरिए से। और जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, या क्रोमोसोम। क्रोमोसोम भी तो जीएनए से बने हुए हैं ना। ठीक है बेटे? उसके बाद सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गई। ऑसवाल्ड और एवरे था, उसके साथ कॉलिन मैकलोड और मैकलिन मैकार्टे, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर क्या की? उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बताई। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी पहले मिक्सचर प्रिपेयर किया एस स्ट्रेप्टोकोकस का और लाइव आर स्ट्रेप्टोकोकस का, जो किसने यूज किया था? ग्रिफिथ ने यूज किया था। अब उन्होंने कितने प्रोटीन को प्यूरिफाई कर लिया? 99.98% प्योरिटी थी उनकी। ठीक है, और उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को भी रिजेंबल किया किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ। अब एक चीज और इनके एक्सपेरिमेंट में थी कि इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम या आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम इसके अंदर नहीं थे। इन्होंने कोई भी प्रिंसिपल की एक्टिविटी को डिस्कस नहीं किया। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी नहीं थे, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम भी नहीं थे, और इन्होंने इफेक्ट नहीं किया किसके ऊपर? जो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है इसकी एक्टिविटी को कोई इफेक्ट नहीं किया, ना प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ने, ना आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम ने। इसको इफेक्ट किसने किया? डीएनएज ने। डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम ने इनकी एक्टिविटी को क्या कर दिया? ट्रांसफर एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है बेटे? उसके बाद और भी एविडेंसेस हुए। एवरेज के कंक्लूडेड को प्रोवाइड किया गया 1952 के अंदर। ठीक है, किसने? एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने इसको और भी एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर, और उन्होंने किसको यूज किया? बैक्टीरियोफेज T2 को यूज किया। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने वायरस को, कुछ वायरसेस को लेबल कर दिया P32 के साथ। ठीक है, और इनके अंदर क्या इनकॉर्पोरेट था? न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था। ठीक है, और दूसरे के अंदर उन्होंने लेबल कर दिया कुछ बैक्टीरिया को किसके साथ? S35 के साथ। ठीक है, और ये सल्फर था जिसके साथ उन्होंने क्या किया? इसको लेबल कर दिया। ठीक है, और इनके अंदर न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन कोड्स थे। समझ आ रही है? जो S35 है उसके अंदर न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन कोड थे, और जो 32 वाला है उसके अंदर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था। अब लेबल करने के बाद वायरस को परमिशन दी गई कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, और बैक्टीरियल सेल को वायलेंटली रिमूव किया गया प्रोटीन कोड को और इन्फेक्टिंग वायरस को। कहाँ से? सरफेस ऑफ बैक्टीरिया से। जिस तरह हमने बैक्टीरियोफेज का पढ़ा था ना कि वो इंजेक्ट कर देता है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को, वैसे ही उन्होंने भी क्या किया? अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया? उसके अंदर बैक्टीरिया को अपना जीनोम इंसर्ट कर दिया।
उसके बाद जो P32 लेबल थे वो ट्रांसफ़र किया इंटीरियर ऑफ बैक्टीरिया, दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया और वायरस के अंदर ये फाउंड किया गया, ये सारा सॉरी बेटे, ये देखो ये बैक्टीरियोफेज था, इसके अंदर न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन था, इसके अंदर क्या था, न्यूली सिंथेसाइज्ड बैक्टीरिया था। इनको अलाउ किया गया कि ये बैक्टीरिया को जाके क्या करें, इन्फेक्ट करें और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिलीज़ कर दें किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अब जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन थी वो क्या कर दी गई, बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दी गई। जैसे ये डायग्राम है ना, इन्फेक्टेड बैक्टीरियल वायरल सेल्स हैं, ठीक है, ये वायरस है, बैक्टीरियोफेज हम किसको बोलते हैं, T2, इसने इसी तरह से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसको दे दी और बैक्टीरियल सेल क्या कर दिए गए, एजिटेट कर दिए गए और ये जो प्रोटीन कोट वगैरह था ये एजिटेट कर दिया गया और इन्फॉर्मेशन किसके अंदर डाल दी गई, सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर डाल दी गई। ठीक है, अब इससे जो न्यू सेल्स बनेंगे, इससे जो सारे सेल्स बनेंगे उससे वो प्रोटीन कोड भी वही होगा। ठीक है, और ये वाला वायरल जीनोम वाली इंफॉर्मेशन सारी क्या होगी, रेप्लिकेट होगी और न्यूली बिल्कुल इस तरह के क्या बन जाएंगे, और बैक्टीरियोफेजेस बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास थी, इस जेनेटिक मटेरियल के पास थी, जिसने जाके इसको रेप्लिकेट करवाया और एग्जैक्टली इस तरह के बैक्टीरियोफेजेस बना दिए, जिससे हमें क्या पता चला कि डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है और यही क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को आगे से आगे ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है बेटे, जब इस एजेंट को डिस्कवर कर लिया गया तो फिर इसने क्या किया, जो ये एक्सपेरिमेंट था इसने बाकी सारे एक्सपेरिमेंट को भी प्रूव कर दिया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब इसमें भी डीएनए और इसमें भी डीएनए, ये डीएनए जाके जब बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ मिलेगा और एग्जैक्ट कॉपी बना देगा किसकी, P32 की बना देगा और यहाँ पे S35 की बन जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जीनोम ही है मेन जो क्या कर रहा है, जीन्स को कैरी कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है और अपने जैसे क्या बनवा रहा है, अपने जैसे वायरसेस बनवा रहा है। ठीक है बेटे, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।